हेलो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं या फाउंडर हैं या किसी भी तरीके के बिजनेस को रन कर रहे हैं और आपके यहां पे 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में आपको लेबर डिपार्टमेंट एंड उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। क्योंकि दोस्तों जब भी कभी हम किसी बिजनेस को रन करते हैं तो हमें लेबर डिपार्टमेंट द्वारा दिए गए सर्टेन रूल्स को फॉलो करना होता है, लेकिन दोस्तों कई बार जानकारी ना होने की वजह से या आधी अधूरी जानकारी होने की वजह से हमसे कई बार कुछ रूल्स का वायलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फाइनेंशियल लॉसेज झेलने पड़ते हैं और दोस्तों कई बार तो पेनल्टीज भी पे करनी पड़ती है। तो दोस्तों अगर आप अपने आप को इन सारी समस्याओं से, इन सारी परेशानियों से बचाना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा जो मेरे पुराने वीडियोस हैं उनको भी जरूर जाकर के देखिएगा, क्योंकि जब आप मेरे वीडियोस को देखेंगे तब जाकर के आपको समझ में आ पाएगा कि पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड कौन से रूल्स हैं जो आपको एज ए ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करने चाहिए, तभी जाकर के आप अपने आप को परेशानियों से बचा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उनको लाइक कर दीजिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों पुराने वीडियोस के अंदर हम इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में पूरा विस्तार से समझ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के भी बारे में पूरा डिटेल में हम समझ चुके हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझ चुके हैं। बोनस पेमेंट एक्ट के बारे में भी मैंने वीडियोस जारी किए हैं, उनको भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं अगर आपने उन वीडियोस देखे हैं तो। और इसके अलावा दोस्तों हम मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में भी पॉइंट टू पॉइंट समझ चुके हैं डिफरेंट वीडियोस के जरिए। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के पॉइंट नंबर 2 के बारे में। सो दोस्तों समझते हैं कि ये जो पॉइंट नंबर 2 है हमसे कौन से रूल को फॉलो करने के लिए कहता है। सो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि जब लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, उसके जो इंस्पेक्टर हैं, हमारे बिजनेस का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं तो वो कौन कौन से एक्ट हैं जिनके अकॉर्डिंग वो हमारे बिजनेस का, हमारे ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं। तो नंबर 1 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग वो हमारे बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं उसका नाम है इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। नंबर 2 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। नंबर 3 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है बोनस पेमेंट एक्ट। नंबर 4 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है मिनिमम वेजेस एक्ट। नंबर 5 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। एंड लास्ट नंबर 6 पर जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आपके बिजनेस का, आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर। प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। सो दोस्तों पुराने वीडियोस में हम इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में पूरा डिटेल में, पूरा विस्तार में समझ चुके हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझ चुके हैं। दोस्तों इसके मैंने 4 डिफरेंट वीडियोस बनाए हैं।
इसके अलावा दोस्तों पुराने वीडियोस में हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में भी पूरा डिटेल में समझ चुके हैं। दोस्तों यहां पर आपके मन में एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं यहां एमपी मध्य प्रदेश की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि दोस्तों ये वीडियो मैं मध्य प्रदेश स्टेट से बना रहा हूं, इसीलिए मैंने यहां पर एमपी लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लिखा है। हो सकता है दोस्तों आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के अकॉर्डिंग ही ये एक्ट भी हो जाएगा। जैसे दोस्तों हो सकता है कि आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो ये झारखंड शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। हो सकता है कि दोस्तों आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बोनस पेमेंट एक्ट के बारे में भी पूरा विस्तार से समझ चुके हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझ चुके हैं। इसके भी दोस्तों मैंने आप लोगों के बेनिफिट के लिए 6 डिफरेंट वीडियोस बनाए हैं, पॉइंट टू पॉइंट बनाए हैं। इसके अलावा दोस्तों मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड जो 15 वीडियोस हैं वो भी मैं आप लोगों के लिए रिलीज कर चुका हूं। इसको भी पूरा पॉइंट टू पॉइंट पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूं, बता चुका हूं उसमें कौन कौन से रूल्स हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का पॉइंट नंबर 1 का जो वीडियो है वो भी मैं आप लोगों के लिए बना चुका हूं। आज के वीडियो में हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों फ्यूचर में जो मेरे वीडियोस आएंगे तो वहां पे हम चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर से संबंधित जो एक्ट है उसको भी हम पूरा डिटेल में समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, पूरा पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है कि जब हमारे यहाँ पे कोई चाइल्ड या कोई एडोलेसेंट वर्कर काम करता है तो उसके साथ में हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। उनकी पेमेंट के बारे में हो गया, या उनके वर्किंग आवर्स हो गए, या उनके रेस्ट आवर्स हो गए, तो वो सारी की सारी चीजों को हम पूरा डिटेल में दोस्तों समझेंगे। दोस्तों अगर आपने मेरे ये वीडियोस देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और दोस्तों अगर मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो दोस्तों जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि आप इन वीडियोस को अवॉइड करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत ही जरूरी जानकारी दी गई है। और दोस्तों इन वीडियोस को देखने के बाद में अगर इसमें दी गई जानकारी आपको पसंद आए और ये वीडियोस पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आगे समझते हैं। तो जब भी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं तो वो इस तरीके का फॉर्म एक आपको देकर के जाते हैं। पूरे कंप्लीट रिकॉर्ड चेक करने के बाद में, पूरा प्रॉपर इंस्पेक्शन करने के बाद में इस पूरे के पूरे कंप्लीट फॉर्म को फिल करते हैं और उसके बाद में आपको देकर के जाते हैं। तो दोस्तों पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि इस फॉर्म के अंदर ऐसी कौन सी जरूरी जानकारी है जो कि हमें जाननी चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है निरीक्षक का नाम, यानी कि वो इंस्पेक्टर साहब जो इंस्पेक्शन के लिए आते हैं उनका नाम यहां पे लिखा जाएगा। उसके बाद में निरीक्षण दिनांक, यानी कि जिस डेट में इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो डेट भी यहां पे लिखी जाएगी। इसके अलावा जिस टाइम पर इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो टाइम भी लिखा जाएगा, और साथ में दोस्तों जिस प्लेस पर इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो प्लेस भी यहां पर लिखा जाएगा। जैसा कि दोस्तों ये वीडियो मैं भोपाल शहर से बना रहा हूं, तो अगर ये इंस्पेक्शन भोपाल शहर में हो रहा है तो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी यहां पर भोपाल लिख करके जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों कि जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आते हैं तो वो 6 डिफरेंट एक्ट के अकॉर्डिंग आपके बिजनेस का, आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं, और हर एक पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड वो अलग अलग फॉर्म यूज करते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये पर्टिकुलर फॉर्म केवल एक ही एक्ट से रिलेटेड है, और उस एक्ट का नाम है दोस्तों कि यहां पे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, यानी कि इस फॉर्म के अंदर जितने भी पॉइंट हैं ये केवल और केवल एक ही एक्ट के बारे में बता रहे हैं, और वो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। दूसरा दोस्तों यहां पे जिस नाम से आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं तो उस बिजनेस का नाम यहां पर लिखा जाएगा, शॉप का नाम हो गया, आपके ऑफिस का नाम हो गया, और साथ में उसका एड्रेस भी लिखा जाएगा। ये आपकी कंपनी की ईमेल आईडी भी यहां पे नोट की जाएगी, और आपके कंपनी का जो भी मोबाइल नंबर है उसको भी दोस्तों यहां पर नोट किया जाएगा। अब दोस्तों जैसा कि आपको मालूम ही है कि जब भी कभी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराना होता है, हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहां पर लिखा जाएगा, और हम जिस तरीके के बिजनेस को रन कर रहे हैं तो वो नेचर ऑफ बिजनेस भी यहां पर लिखी जाएगी। जैसा कि दोस्तों हो सकता है कि आप किसी शॉप को रन कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट को रन कर रहे हैं, किसी होटल को रन कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई अम्यूजमेंट से रिलेटेड कोई बिजनेस हो सकता है, जैसे कोई थिएटर हो, कोई आपका वाटर पार्क हो, यानी कि जिस भी तरीके के बिजनेस को आप रन कर रहे हैं तो वो नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पर लिखी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेके चल सकते हैं कि आप किसी होटल को रन कर रहे हैं तो वो यहाँ पे होटल लिख करके जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों आपके कंपनी के जो भी ऑनर होंगे तो उनका नाम, उनका एड्रेस यहां पर लिखा जाएगा। साथ में दोस्तों
आपके कंपनी के अंदर टोटल मिलाकर के कितने वर्कर्स, कितने स्टाफ काम कर रहे हैं, मेल वर्कर्स कितने हैं, फीमेल वर्कर्स कितने हैं, अलग अलग उनका नंबर भी यहां पर लिखा जाएगा। जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है कर्मचारियों की संख्या पुरुष और महिला। तो अगर मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि आपकी कंपनी के अंदर सपोज कीजिए कि 40 जो है वो मेल वर्कर काम कर रहे हैं और 30 जो है वो फीमेल वर्कर काम कर रही हैं, तो टोटल मिलाकर के ये नंबर आ जाता है दोस्तों 70। तो इस तरीके से करके अब दोस्तों नॉर्मली तो ऐसा ही होता है कि जब भी कभी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं तो वो ऑनर की प्रेजेंस में ही इंस्पेक्शन करते हैं। लेकिन कभी कभी दोस्तों ऐसा हो सकता है कि जिस समय पर इंस्पेक्शन के लिए लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आ रहे हैं उस समय पर ऑनर अवेलेबल ही ना हो। तो क्या लगता है दोस्तों कि क्या वो अपना काम नहीं करेंगे, वापस चले जाएंगे? जी नहीं दोस्तों, ऐसा तो नहीं होगा। वो अपना काम इंस्पेक्शन के लिए करने के लिए आए हैं तो वो तो इंस्पेक्शन करेंगे ही करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि अब वो इंस्पेक्शन जो है वो ऑनर की एब्सेंस में किया जाएगा। तो अगर ऑनर की एब्सेंस में किया जाएगा तो फिर अब किसकी प्रेजेंस में किया जाएगा? तो दोस्तों वो कंपनी के कोई अदर इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकते हैं, कोई मैनेजर हो, कोई ब्रांच मैनेजर हो, अकाउंट सेक्शन में कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकते हैं। तो वो जिस इंपॉर्टेंट पर्सन की प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया जाएगा दोस्तों, उनका नाम भी यहां पर लिखा जाएगा। कंपनी में वो किस पोस्ट पर है उनकी पोस्ट भी यहां पर लिखी जाएगी और बताया जाएगा कि इनकी प्रेजेंस में ये पूरा का पूरा इंस्पेक्शन किया गया। अब दोस्तों यहां पे हम समझते हैं कि ये जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है इसमें कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनके अकॉर्डिंग ये इंस्पेक्शन किया जाता है, आपके कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स को चेक किया जाता है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं यहां पे आप कि सेक्शन 4, 5, 8, 15, 19, 20, 22 एवं 28 के अकॉर्डिंग ये आपके रिकॉर्ड्स चेक किए गए। यानी कि ये सारे के सारी धाराएं हैं, ये सारे के सारे सेक्शंस हैं जो कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से रिलेटेड हैं और इन्हीं सेक्शंस के अकॉर्डिंग आपके जो इंस्पेक्शन है आपके ऑफिस का, आपके बिजनेस का, वो किया जाएगा। अब दोस्तों यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो बहुत सारे पॉइंट यहां पे दोस्तों दिए गए हैं। तो सारे के सारे पॉइंट को एक सिंगल वीडियो के अंदर कवर कर पाना तो दोस्तों पॉसिबल नहीं था। तो दोस्तों इसीलिए आपके बेनिफिट के लिए मैंने हर एक पॉइंट के अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। तो दोस्तों सारे के सारे वीडियोस को जरूर से देखिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहां आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम पॉइंट नंबर 2 के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे कि ये पॉइंट नंबर 2 हमसे कौन से रूल को फॉलो करने के लिए कह रहा है, क्या डिटेल्स हैं इसके अंदर। अब दोस्तों इंस्पेक्शन करने के बाद में जो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं यहां पे कहीं पर वो यस लिख देते हैं, कहीं पर वो नो लिख देते हैं, कहीं पर वो यस लिखते हैं, कहीं पर वो नो लिखते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कहां पे वो यस लिखते होंगे, कहां पर वो नो लिखते होंगे? क्या अपने मनमर्जी से जहां उनका मन किया, जहां उनका पेन चल गया उन्होंने यस लिख दिया, जहां पेन चल गया उन्होंने नो लिख दिया? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आपके कंपनी के सारे रिकॉर्ड चेक करने के बाद में, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद में जिस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड उनको ऐसा लगता है, लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को ऐसा लगता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रही है, तो वहां वो यस लिख करके जाते हैं। लेकिन किसी वजह से किसी रिकॉर्ड मिलने में कोई दिक्कत हो रही है, रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है या कहीं पर किसी रूल का वायलेशन हो रहा है, तो उस जगह पर वो नो लिख करके जाएंगे। सो दोस्तों आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि यार हमारी कंपनी तो सारे रूल को फॉलो करती है, तो फिर हमारे लिए क्यों ही वो नो लिख करके जाएंगे? जी नहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव की वजह से या आधी अधूरी जानकारी की वजह से हमसे कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट से रिलेटेड, किसी ना किसी एक्ट से रिलेटेड कोई रूल का वायलेशन हो ही जाता है। दोस्तों इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि जब भी कभी हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें उसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। हमने लेबर डिपार्टमेंट में जाकर के उसका रजिस्ट्रेशन कराया, लेबर डिपार्टमेंट ने आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी दे दी, आपने उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी को ला करके ऑफिस में फाइल में लगा दिया। आपको लगा कि मैंने तो रूल फॉलो कर दिया, कि मेरे द्वारा तो रूल जो है वो फॉलो हो गया। तो क्या लगता है कि रूल फॉलो हो गया? जी नहीं दोस्तों, यहां पे एडिशनली एक रूल और भी है और वो रूल ये कहता है कि आपको इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी को अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर किसी विजिबल प्लेस पर लगा करके रखना है, किसी प्रोमिनेंट प्लेस पर लगा करके रखना है। वो प्रोमिनेंट प्लेस आपके ऑफिस की कोई वॉल हो सकती है, कोई आपका नोटिस बोर्ड हो सकता है या फिर कोई पिलर हो सकता है, यानी कि कोई भी ऐसा, यानी कि आपके बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर कोई भी ऐसा प्लेस जहां पर आपका स्टाफ भी उसको देख सके, कोई विजिटिंग कोई मेंबर आ रहे हैं तो वो भी देख सके, या लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आ रहे हैं तो वो भी उसको देख सके। अब दोस्तों चूंकि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी, आपने उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी को किसी विजिबल प्लेस पे लगा के नहीं रखा, और जब आपने लगा के नहीं रखा तो उनको वो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी को मिलेगा नहीं, वो कॉपी नहीं मिलेगा। तो यही दोस्तों हमसे क्या हो गया? रूल का वायलेशन हो गया।
तो दोस्तों अगर रूल का वायलेशन हुआ है तो परेशानियों तो हमें होंगी ही होंगी। तो दोस्तों अगर आप अपने आप को परेशानियों से बचाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सारे के सारे पूरे रिकॉर्ड चेक करने के बाद में लास्ट में अगर किसी रूल का वायलेशन हो रहा है तो यहां पे आपको क्लैरिफिकेशन भी देना होगा। लिखा हुआ है स्पष्टीकरण, यानी कि क्लैरिफिकेशन देना होगा। क्लैरिफिकेशन के लिए लेबर डिपार्टमेंट आपको सर्टेन पीरियड टाइम देगा, कुछ 7 डेज 10 डेज 5 डेज कुछ भी टाइम वो दे सकते हैं, और फिर इतने दिनों के अंदर लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको अपने क्लैरिफिकेशन को सबमिट करना होगा। अब यहां पे पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया। लास्ट में जो इंस्पेक्टर साहब जिन्होंने इंस्पेक्शन किया है उनके सिग्नेचर होंगे। यहां पे आपके कंपनी की एक सील भी लगवाई जाएगी, एक मोहर लगवाई जाएगी, और साथ में जिन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सन की प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया गया था उनके भी सिग्नेचर यहां पर लिए जाएंगे। कंप्लीट फॉर्म मतलब फॉर्म को कंप्लीटली फिल करने के बाद में इसकी एक कॉपी आपकी कंपनी को दे दी जाएगी, इस ऑर्गेनाइजेशन को दे दी जाएगी, और एक कॉपी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी अपने पास रखेंगे। आगे समझते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहां पे जो हम बात कर रहे हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के पॉइंट नंबर 2 के बारे में। आज हम इसका पॉइंट नंबर 2 समझने वाले हैं कि पॉइंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमें कौन से रूल को फॉलो करना है। तो लिखा हुआ है अधिनियम की धारा 5। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों याद रखिएगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के अकॉर्डिंग यहां पे सेक्शन 5 लग रही है कि अनुसार महिला को मातृत्व अवकाश औसत वेतन के बराबर दिया, यानी कि जो मैटरनिटी लीव बेनिफिट है अब उसके जो वेजेस आपको पे करने हैं वो नॉर्मल जो एवरेज आपका जो नॉर्मल सैलरी होती है या जो नॉर्मल वेजेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही देना है। ऐसा नहीं है कि कोई जो प्रेग्नेंट विमेन है वो मैटरनिटी लीव लेकर के गई हुई है तो आपने उनकी सैलरी को आधा कर दिया या उनको जो बेनिफिट दिया है वो हाफ सैलरी का, ऐसा नहीं है। जितना नॉर्मल वेजेस हैं उतने ही वेजेस आपको इस सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग उनको पे करने हैं। सो मैटरनिटी लीव टू विमेन, यहां पे हम बात कर रहे हैं मैटरनिटी लीव की। तो जब भी वो मैटरनिटी लीव पे है तो मैटरनिटी लीव टू विमेन एट द रेट ऑफ एवरेज डेली वेज। तो जो एवरेज डेली वेज है एट द रेट, किस रेट पे देना है आपको? एवरेज डेली वेज के रेट के हिसाब से देना है एज पर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट। तो एक्ट कौन सा है? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग आपको जो मैटरनिटी लीव बेनिफिट देना है एक प्रेग्नेंट वुमेन को वो एक नॉर्मल जो एवरेज डेली वेज है उसके अकॉर्डिंग ही देना है, उससे कम नहीं देना है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है इसका दोस्तों? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एवरी विमेन शैल बी एंटाइटल्ड। तो पहली बात को क्या है कि हर एक विमेन जो है वो एंटाइटल्ड है टू, एंटाइटल्ड है, और साथ में एंड हर एम्प्लॉयर शैल बी लायबल, और एम्प्लॉयर जो है वो लायबल है, मतलब कि जो एम्प्लॉयर है वो बाध्य है ये देने के लिए, और ये महिला जो है जो प्रेग्नेंट विमेन है ये एंटाइटल्ड है, ठीक है, फॉर द पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, कि उसको मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाए, उसको मिले एट द रेट ऑफ द एवरेज डेली वेज। किस रेट से दिया जाए? एवरेज डेली वेज के रेट के हिसाब से। अब वो छुट्टी लेकर के गई हुई हैं, अब छुट्टी लेकर के गई हुई हैं तो आप उनकी छुट्टी की जो वेजेस आपको पे करने हैं, मैटरनिटी बेनिफिट पे करना है, वो किसी अदर रेट से नहीं कर सकते, आपको उसी रेट से करना होगा जो उसके नॉर्मल वेजेस रेट हैं फॉर द पीरियड ऑफ एक्चुअल एब्सेंस, यानी कि उस पर्टिकुलर पीरियड में जो उसका एक्चुअल एब्सेंस है, और वो भी एब्सेंस किस कंडीशन में? जो मैटरनिटी लीव है उस कंडीशन की बात हो रही है। दैट इज टू से द पीरियड। अब ये कौन से पीरियड की? इससे पुराने वीडियो में हमने उस पीरियड की बात की थी। सो पीरियड कौन सा टाइम पीरियड है? इमीडिएटली प्रेसीडिंग द डे ऑफ हर डिलीवरी, यानी कि उससे डिलीवरी से जस्ट पहले का टाइम, जो कि पुराने वीडियो में हमने बात किया था 1.5 महीने पहले और उससे 1 महीना पहले, जो 2.5 महीने में हम किस तरह के वर्क की बात कर रहे हैं, हालांकि वो टाइम पीरियड नहीं होता है, तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो जो उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है उससे जस्ट पहले का जो टाइम पीरियड है जिसमें कि उसने मैटरनिटी लीव ली हुई है उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, और साथ में द एक्चुअल डे ऑफ डिलीवरी, उसके साथ में आपका जो उसका डिलीवरी डे है वो भी उसमें आ जाता है, और साथ में एंड एनी पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग दैट डे, और फिर उसके बाद में डिलीवरी होने के बाद का जो टाइम पीरियड है,
ऐसा हो सकता है कि डिलीवरी से पहले कोई प्रेग्नेंट वुमेन केवल 1 ही महीने की छुट्टी ले और बाद में वो 5 महीने की छुट्टी ले, तो बाद के 5 महीने और पहला 1 महीना, ये टोटल मिला के 6 महीने हो जाते हैं। कुछ महिलाएं हो सकती हैं कि डिलीवरी से 2 महीने पहले छुट्टी ले और बाद में 4 महीने छुट्टी ले, तो ये टोटल मिला के 6 महीने। तो इस तरीके से करके कि डिलीवरी का डेट, उससे पहले का टाइम पीरियड और उसके बाद का टाइम पीरियड, ये जो पूरा का पूरा उसका जो मैटरनिटी लीव है उसमें उसको नॉर्मल जो डेली वेज है उसके अकॉर्डिंग ही पे करना है। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मैटरनिटी लीव? अब ये जो मैटरनिटी लीव है इसके बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट किसको मिलेंगे दोस्तों? बेनिफिट मिलेंगे एक प्रेग्नेंट वीमेन को। द बेनिफिट इज पेड एट द एवरेज डेली वेज। तो आपको एवरेज डेली वेज है उसी के हिसाब से पे करना है ऑफ द विमेन फॉर द पीरियड ऑफ हर एब्सेंस। तो उसका जितने भी दिन वो छुट्टी पर रहती है, जितने भी उसका एब्सेंस पीरियड है, और वो पर्टिकुलरली मैटरनिटी लीव के लिए। सो दिस इंक्लूड्स, अब इसके अंदर क्या चीज इंक्लूड होती है? तो दिस इंक्लूड्स पीरियड बिफोर, डिलीवरी से पहले, ड्यूरिंग, डिलीवरी के टाइम पर, एंड आफ्टर डिलीवरी। तो साफ लिखा हुआ है कि बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिलीवरी। तो ये डिलीवरी के कंडीशन जुड़ी हुई हैं कि कौन से एब्सेंस की बात हो रही है। तो डिलीवरी के टाइम की बात हो रही है, डिलीवरी से पहले की बात हो रही है, डिलीवरी के बाद की बात हो रही है। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट इज 26 वीक। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो मैक्सिमम पीरियड है, अब ऐसा नहीं है कि कोई प्रेग्नेंट विमेन पूरे साल भर के लिए छुट्टी ले ले, तो साल भर के लिए छुट्टी अलाउड नहीं है। छुट्टी जो है केवल अलाउड है वो, या उसमें जो बेनिफिट मिलेगा वो कितने महीने का मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा केवल 26 वीक का। तो 26 वीक्स अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स टू अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स। तो ये लगभग 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है जिसमें कि वो छुट्टी ले सकती हैं। नो मोर देन 8 वीक्स। अब यहां पर भी एक कंडीशन है, नो मोर देन 8 वीक्स। तो यहां पे दोस्तों देखिएगा 8 हफ्ते से ज्यादा नहीं, 8 हफ्ते मतलब लगभग 2 महीने से ज्यादा नहीं, ऑफ द बेनिफिट कैन बी टेकन बिफोर द एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। यानी कि जो उसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है उससे पहले 2 महीने से ज्यादा का नहीं ले सकती हूं। मतलब सपोज कीजिए कि किसी की डिलीवरी डेट मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, सपोज 30 मई है, या सपोज कीजिए कि 1 जून है, तो 1 जून में यानी कि वो अप्रैल मंथ की छुट्टी ले सकती हैं, मई की छुट्टी ले सकती हैं, और 1 जून को तो उसकी डिलीवरी डेट है, तो ये ले सकती हैं। बट वो कहें कि नहीं मैंने उससे पहले 3 महीने ले लिया कि हमने मार्च, अप्रैल, मई तीनों की छुट्टी ले, तो वो नहीं। तो नो मोर देन 8 वीक्स, यानी कि उससे पहले 8 हफ्ते से ज्यादा की छुट्टी नहीं ले सकती हैं। तो 8 वीक्स का अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स सो ऑफ द बेनिफिट कैन बी टेकन बिफोर द एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। तो 2 महीने डिलीवरी से पहले और 4 महीने डिलीवरी के बाद। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डिलीवरी से पहले 1 महीना और बाद में 5 महीने, या फिर ऐसा भी हो सकता है डिलीवरी से पहले 15 दिन और डिलीवरी के बाद में आपके 5.5 महीने, लगभग अप्रोक्सीमेटली। सो हु इज एलिजिबल फॉर द मैटरनिटी बेनिफिट? तो कौन है इस मैटरनिटी बेनिफिट के लिए एलिजिबल? क्या हर एक, कोई भी, सारे के सारे विमेन? नो। सो टू बी एलिजिबल, तो इसके लिए एलिजिबल होने के लिए विमेन मस्ट हैव वर्कड फॉर एम्प्लॉयर फॉर एटलीस्ट 80 डेज। यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ऐसा नहीं कि अभी अभी उन्होंने कंपनी में ज्वाइन किया किसी विमेन ने जस्ट 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, और उसके बाद में उनकी डिलीवरी डेट आ गई और फिर कहें कि नहीं मुझे 6 महीने की मैटरनिटी बेनिफिट दे दो। नो, शी इज नॉट एलिजिबल, वो एलिजिबल नहीं है। कम से कम 80 दिन, मतलब लगभग अप्रोक्सीमेटली अगर मान के चलें तो 3 महीने काम किया हुआ होना चाहिए। अगर 3 महीने काम किया हुआ है अप्रोक्सीमेटली, तो फिर वो एलिजिबल हो जाती हैं, चाहे वो महिला परमानेंट हो या ना हो। कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसने, किसी भी प्रेग्नेंट विमेन ने अगर मिनिमम 80 डेज काम किया हुआ है, तो फिर वो क्या होती हैं? एलिजिबल होती हैं मैटरनिटी बेनिफिट के लिए इन द 12 मंथ्स, यानी कि 12 महीने के टाइम पीरियड में अगर उसने 80 दिन भी काम किया हुआ है बिफोर हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी। और वो 80 दिन कब से हैं? उसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी से पहले इतना काम किया हुआ होना चाहिए। इफ अ वुमन डाइज ड्यूरिंग डिलीवरी, यानी कि अगर किसी वजह से, किसी रीजन की वजह से अगर किसी महिला की डिलीवरी के टाइम पर उसकी डेथ हो जाती है या इमीडिएटली उसकी डेथ हो जाती है आफ्टर, मतलब डिलीवरी हुई उसके तुरंत बाद में 1-2 महीने बाद में उसकी डेथ हो जाती है, द एम्प्लॉयर इज लायबल। तो ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है, वो लायबल होता है फॉर द बेनिफिट फॉर द एंटायर पीरियड, कि वो उसके जो टाइम पीरियड है, जो 6 मंथ का टाइम पीरियड का जो बेनिफिट दिया जाता है, वो सारा का सारा बेनिफिट उस महिला के परिवार वालों को वो दिया जाए। एम्प्लॉयर इज लायबल।
सो व्हाट हैपेंस इफ एन एम्प्लॉयर कंट्रावीन्स द एक्ट, अगर किसी वजह से कोई भी एम्प्लॉयर कंट्रावीन करता है यानी कि इस रूल को वायलेट करता है तो क्या, तो एम्प्लॉयर हु कंट्रावीन्स द एक्ट, कि अगर इस एक्ट को वो कंट्रावीन करता है मे बी पनिश्ड, तो उसको उसके साथ में पनिशमेंट है। अब वो पनिशमेंट भी किस तरह की है दोस्तों, पनिशमेंट आपकी इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है और साथ में फाइन भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं, विद इंप्रिजनमेंट, फाइन और बोथ, दोनों भी किए जा सकते हैं कि उसके ऊपर के उसको केवल फाइन देकर के छोड़ दिया जाए, कोई उसके ऊपर जेल का मुकदमा कर दिया जाए, या फिर उसको दोनों भी हो सकते हैं। सो दोस्तों ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं ये बेस्ट ऑफ माय नॉलेज है, सारी की सारी रिसर्च करने के बाद में, सारी जरूरी जानकारी जुटाने के बाद में दोस्तों मैंने आप लोगों के बेनिफिट के लिए इस वीडियो के अंदर डाल दी है। सो दोस्तों वैसे तो नॉर्मली ऐसा ही होता है कि पूरे कंट्री के अंदर सारे के सारे जो रूल्स होते हैं, जो भी लेबर डिपार्टमेंट से संबंधित रूल्स हैं, वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी थोड़ा बहुत रूल का अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग वेरिएशन हो सकता है, कुछ कुछ रूल में चेंज हो सकता है दोस्तों आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है और एक सजेशन है कि आप अपने स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलकर के इन सारे के सारे एक्ट और हर एक पॉइंट से संबंधित जो भी रूल्स हैं इनको एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप लोगों का। और इस पूरे वीडियो को एंड तक देखने के बाद में भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है, कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है, कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं या फिर आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी legal@pabbly.com पर। तो दोस्तों हमारी एक डेडिकेटेड टीम है, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, उनको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, इसमें दी गई जानकारी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी हो, बहुत ही बेनिफिशियल लगी हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों चैनल को साथ साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो टाइम टू टाइम मेरे जो भी वीडियोज रिलीज होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आपके द्वारा मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके की एक और इंपॉर्टेंट, एक और जरूरी जानकारी के साथ में। तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, अपने बिजनेस का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।